Hi, so today is the 29th of August 2020. ये सेट 17 है 25 MCQs इन 30 मिनट्स। पहला सवाल है पॉलिटी सेक्शन से। यहाँ पूछा गया है पब्लिक सर्विस कमीशन जो कि जॉइंट है। जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर 2 और मोर स्टेट्स। एक यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन होती है और स्टेट में होती है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। कई बार दो स्टेट्स मिलके एक जॉइंट स्टेट दिस पब्लिक सर्विस कमीशन भी बनती है। तो अगर ऐसा जेएसपीसी बना है तो ये एस्टैब्लिश कैसे होगा? ये कंसर्न स्टेट्स मिलके आपस में डिसाइड करके बना देंगे। ये एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट लाना पड़ेगा। ये यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा होगा या फिर ये एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर होगा। सो द राइट आंसर इज दिस एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से फिर बनती है दिस जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन जेपीएससी। सो द राइट आंसर इज दिस बी। ये मैच द फॉलोइंग है। ये लिस्ट 1 है। लिस्ट 1 में ये 4 स्टेटमेंट्स हैं और ये लिस्ट 2 में 4 स्टेटमेंट्स हैं। इन दोनों को 5 स्टेटमेंट्स हैं। इन दोनों को मैच करना है। पहला स्टेटमेंट है दिस इज अबाउट पेंशन ऑफ हाई कोर्ट जजेस। सुप्रीम कोर्ट होता है, हाई कोर्ट होता है स्टेट्स में। हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनकी पेंशन, सैलरी ऑफ द हाई कोर्ट जजेस, सैलरीज कैबिनेट मेंबर्स की, और पेंशन है, सैलरी नहीं, पेंशन है ऑफ मेंबर्स ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। और लिस्ट 2 में है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, स्टेट डिमांड फॉर ग्रांट्स, ये चार्ज है टू द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, और ये है कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया। अब हमें ये याद रखना है कि जो जजेस होते हैं स्टेट हाई कोर्ट में, उनकी जो सैलरी होती है वो सैलरी तो आती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, बट एक बार जब वो रिटायर होते हैं तो पेंशन बनेगी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। सो द राइट आंसर इज दिस बी। सी, अगर हमें ये पहला पता है कि पेंशन ऑफ हाई कोर्ट जज आएगी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, सो वी कैन से ए इज 1। इफ ए इज 1 देन द राइट ऑप्शन इज दिस बी। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ बात है फाइनेंशियल इमरजेंसी की। विच इज़ नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट स्टेटमेंट है रिगार्डिंग फाइनेंशियल इमरजेंसी। अभी कोविड-19 के कारण रेवेन्यू लॉस भी हो रहा है, फाइनेंशियल काफ़ी ज़्यादा सेटबैक्स हैं। फाइनेंशियल इमरजेंसी किस आर्टिकल के थ्रू आती है? ये जो फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है इसमें नॉट करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। प्रेसिडेंट कैन आस्क स्टेट्स टू फॉलो एक सर्टेन कैनन ऑफ फाइनेंशियल प्रोप्राइटी। मतलब कुछ बोलेंगे यहाँ पे कट करना है या फिर ये थोड़ा हमें बचत के हिसाब से काम करना है, तो सर्टेन कैनन ऑफ फाइनेंशियल प्रोप्राइटी प्रेसिडेंट बोल सकते हैं स्टेट को। स्टेट में भी आस्क टू रिजर्व द मनी बिल। मनी बिल होते हैं तो जैसे सेंटर के होते हैं वैसे विधानसभा में भी मनी बिल होता है। तो सेंटर ये बोलेगा 360 में कि जो विधानसभा के मनी बिल हैं वो रिजर्व कर लो दिस कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट के लिए। प्रेसिडेंट कैन सस्पेंड द नॉर्मल एलोकेशन ऑफ रेवेन्यू। जो रेवेन्यू होता है फाइनेंस कमीशन एंड ऑल के द्वारा वो सस्पेंड हो जाएगा। प्रेसिडेंट कैन रिड्यूस द सैलरीज ऑफ सिविल सर्वेंट्स, बट जजेस का नहीं होगा बिकॉज ये एक सेपरेट दिस चीज़ हो जाती है। दिस जुडिशरी इज सेपरेट। तो इसमें पूछा है नॉट। जब नॉट है तो द राइट आंसर इज दिस डी। ऐसा कुछ डिफ्रेंशिएशन नहीं होता है सिविल सर्वेंट्स में या फिर जजेस में, सबकी सैलरी में कट होगा जब ये फाइनेंशियल इमरजेंसी लगेगी। आंसर दिस क्वेश्चन, इंडिया में कितने बार फाइनेंशियल इमरजेंसी लगी है? सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? अगेन नॉट करेक्ट। एक होते हैं एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल जो होते हैं इनको अपॉइंटमेंट होता है गवर्नर के द्वारा। ये होल्ड करते हैं ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर। ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। इनकी जो ड्यूटीज़ होती है, रेम्यूनरेशन होता है। ये जो एडवोकेट जनरल का होता है वो डिसाइडेड बाय होता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। जो जिस राज्य का एडवोकेट जनरल है वहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट है वो डिसाइड करेगी कि इनका ड्यूटीज़ एंड ऑल कैसे होगा, कितना पैसा वगैरह मिलेगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? यहाँ क्या पूछा है? नॉट करेक्ट, गलत है वो। सो द राइट आंसर इज दिस बी। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। दिस इज एब्सोल्युटली राइट, दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। वाई इट इज रॉन्ग? बिकॉज जो ये होते हैं ये डिसाइडेड बाय दिस स्टेट गवर्नमेंट नहीं होता है, ये डिसाइडेड बाय गवर्नर होता है।
आर्टिकल 165 का जो थर्ड क्लॉज है उसमें लिखा है कि गवर्नर डिसाइड करेंगे दिस ड्यूटीज एंड दिस सैलरी ऑफ दिस एडवोकेट जनरल. सो द राइट आंसर इज दिस बी, नॉट करेक्ट. ये क्वेश्चन नंबर 5 है. इंडिया में बहुत सारी बॉडीज़ हैं, जैसे एक जोनल काउंसिल बनाया है. तो इसमें क्या हुआ, इंडिया को बहुत सारे ऐसे जोन्स में डिवाइड कर दिया. जोनल काउंसिल इसलिए होती है ताकि रीजनल इंटीग्रेशन भी हो एंड ऑल. तो जोनल काउंसिल्स हैव बीन सेट अप अंडर अ प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोलता है इंटीग्रिटी होनी चाहिए, तो जोनल काउंसिल वहाँ पे सेटअप हुआ है. पार्लियामेंट में बाय लॉ, पार्लियामेंट लॉ के थ्रू प्रोवाइड कर सकती है फॉर द एक्सक्लूजन, मतलब हटाया है, ऑफ द जुरिस्डिक्शन ऑफ ऑल कोर्ट्स except the Supreme Court for the adjudication of any dispute with respect to use, distribution या control of water any interstate river और river valley में. हमने ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन पढ़ा था सुप्रीम कोर्ट का. अगर दो रिवर्स, दो स्टेट के बीच में डिस्प्यूट है तो वो सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन होता है. तो पार्लियामेंट यहाँ पे ये जो जुरिस्डिक्शन है सारी कोर्ट्स का हटा सकती है, बट सुप्रीम कोर्ट का नहीं हटा पाएगी जब ये इंटरस्टेट रिवर वाटर का इशू है. तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो सी. ये जो जोनल काउंसिल होती है, ये जो जोनल काउंसिल होती है ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मेंशन नहीं है. ये एक्ट से बनी है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के बाद. और जो आर्टिकल 262 है, तो 262 में इवन सुप्रीम कोर्ट को भी एक्सक्लूड किया है, वो भी इंटरवीन नहीं कर सकती दिस इंटरस्टेट रिवर वाटर रिवर वैली प्रोजेक्ट्स में. सो द राइट आंसर इज दिस डी, नीदर 1 नॉर 2. देन ये है क्वेश्चन नंबर 6 हिस्ट्री सेक्शन में. बुद्धिज्म इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. लर्न अबाउट बुद्धिज्म, लर्न अबाउट जैनिज्म, शॉर्ट वन क्वेश्चन एवरी ईयर. अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट ट्रेडिशन, हु अमंग द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स दिस मनुषी. मनुषी बुद्धा कौन रिप्रेजेंट होता है, फॉलोइंग रिप्रेजेंट करते हैं मनुषी बुद्धा या फिर पास्ट बुद्धा. तो द राइट आंसर इज, इसमें जो पास्ट होता है और जो प्रेजेंट होता है, तो जो प्रेजेंट बुद्धा होते हैं तो वो तो ये गौतम बुद्ध हैं, और जो फ्यूचर बुद्धा होंगे ये मैत्रेय बुद्धा होंगे, और जो पास्ट बुद्धा है वो होते हैं दीपांकर. सो द राइट आंसर इज दिस ए. ए इज द राइट आंसर. मुगल एरा में अकबर के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा पेंटिंग काफ़ी पॉपुलराइज हुआ, कारखाना सिस्टम बना यहाँ पे, और मिनिएचर पेंटिंग काफ़ी ज़्यादा यहाँ ग्लोरीफाइड हुआ. तो ये जो पेंटिंग्स हैं ये फोकस थी ग्लोरीफाइंग द रूलर एंड शोइंग हिज लाइफ. अब ये जो स्टेटमेंट है ना, इसको गलत करना डिफिकल्ट है, बिकॉज जो भी पैट्रोनेज दे रहा है XYZ कोई भी रूलर है, वो जब पेंटिंग्स को पैट्रोनेज दे रहा है तो वो खुद को ग्लोरीफाई कराएगा, शोइंग हिज लाइफ. सो ये ट्रू है. दे ब्रॉट द टेक्निक ऑफ फोर शॉर्टनिंग, मतलब जैसे डिस्टेंस देखते हैं अपन, तो जो सामने की चीज़ें हैं वो बड़ी दिखेंगी, पीछे वाला छोटा रहेगा. सो ऑब्जेक्ट्स वर ड्रॉन इन अ वे दैट दे लुक क्लोजर एंड स्मॉलर देन दे रियली आर. तो दिस इज फोर शॉर्टनिंग. इसका राइट आंसर क्या होगा, ये जो दोनों चीज़ें हैं ये बिल्कुल करेक्ट हैं. मुगल एरा पेंटिंग में ये फोकस था, ग्लोरीफाई किया गया, रूलर, प्रोसेशंस, दरबार वगैरह ये सब चीज़ें दिखती थी पेंटिंग में, और ये फोर शॉर्टनिंग जो है ये टेक्निक यहाँ पे यूज़ हुई है पेंटिंग में. मिनिएचर पेंटिंग होती है, जैसे बहुत बड़ी सीनरी वगैरह है उसको आपने एक पेज में बना दिया, फोल्डेबल समथिंग में बना दिया, तो वो क्या हुआ, मिनिमाइज हुआ, छोटे फॉर्म में आया, तो दैट इज दिस इज कॉल्ड मिनिएचर पेंटिंग. और म्यूराल क्या थे, म्यूराल थे जो दीवार पे बने हैं. फ्रेस्को क्या था कि जो गीली दीवार है, प्लास्टर है, वहाँ पे आपने कलर से ऐसे बना दिया, दैट इज कॉल्ड दिस फ्रेस्को. तो ये नंबर 7 है. ये है पीजेंट मूवमेंट आफ्टर 1857. 1857 का जो हमारा पहला दिस हम मानते हैं उसे स्वतंत्रता संग्राम का. 1857 के बाद भी बहुत सारे पीजेंट मूवमेंट्स हुए हैं. पीजेंट मूवमेंट मतलब किसान के मूवमेंट. ये जो किसान के मूवमेंट हुए रिगार्डिंग पीजेंट मूवमेंट, ये था कोलोनियलिज्म वॉज टारगेट ऑफ दीज मूवमेंट. इनका जो टारगेट था मेनली वो कोलोनियलिज्म था, मतलब ब्रिटिशर्स थे. टेरिटोरियल रीच बहुत लिमिटेड था, ज़्यादा फैला नहीं था, ये एक रिस्ट्रिक्टेड था स्मॉल एरिया में. देयर वॉज नो कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्ट्रगल और लॉन्ग टर्म ऑर्गेनाइजेशन, मीन्स इंडिविजुअल हेरोइज्म था, कोई एक पॉलिसी नहीं थी, लॉन्ग टर्म ऑर्गेनाइजेशन नहीं था, स्ट्रगल कैसे कंटिन्यू करना है सिस्टमैटाइज नहीं था. Peasants developed a strong awareness of their legal right and asserted them in and outside the court. Now this is something new. उनको legal rights पता चल गए थे और वो उसको assert कर रहे थे outside the court में भी. तो इसमें correct answer क्या होगा, C. Interestingly ये जो fourth है ना, this is absolutely right. ऐसा peasants ने किया है. Continuity बिल्कुल भी नहीं थी, ये भी correct है.
टेरिटोरियल रीच भी लिमिटेड था, बट ये जो मूवमेंट था ना, इसका इमीडिएट कॉज कॉलोनियलिज्म नहीं होता था। इन सारे पीजेंट इवन जो ट्राइबल मूवमेंट्स थे, इनका जो इमीडिएट कॉज होता था वो ऑप्रेसर होता था, से जो मिडिल मैन है, जमींदार हैं एंड ऑल, ये इनका प्राइमरली टारगेट होता था। दे वर नॉट लाइक दिस कि हमें ब्रिटिश रूल को ओवरथ्रो करना है, कॉलोनियलिज्म को हटाना है, नो, दे वर जस्ट वांटेड कि जो इमीडिएट इनका जो ऑपरेशन कर रहा है उसको हमें रिमूव करना है। सो द राइट आंसर इज दिस सी। करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो है 2, 3 एंड 4। अब ये है क्वेश्चन नंबर 9। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कंसिडर द फॉलोइंग। सो इसमें पहला स्टेटमेंट है द अमालगमेशन ऑफ द इंडियन एंड द इस्लामिक एलिमेंट लेड टू द इंडियन एलिमेंट एंड देन इस्लामिक एलिमेंट, इन दोनों के अमालगमेशन से इमर्जेंस हुआ न्यू स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर का, जिसका नाम पड़ा इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। इस इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर में नए एलिमेंट्स आए, जैसे कि कैलीग्राफी राइटिंग, मीनार आया, दीज आर मीनार, ये इंट्रोड्यूस हुए ड्यूरिंग इस्लामिक रूल इन इंडिया। जो लोधीज थे, लोधीज कहाँ पे थे? दिल्ली सल्तनत। लोधीज ने इंट्रोड्यूस किया कॉन्सेप्ट ऑफ डबल डोम। डबल डोम क्या होता है? एक बड़ा डोम है, उसके अंदर एक छोटा फॉल्स डोम होता है, तो ये बिल्ट वन अपॉन द अदर, लिविंग सम स्पेस इन बिटवीन, तो इसको डबल डोम आर्किटेक्चर बोलते हैं। तो ये लोधी ने इंट्रोड्यूस किया था क्या? अब इसके करेक्ट ऑप्शंस क्या हैं? सो द राइट आंसर इज दिस डी। ये जो तीनों हैं ये एब्सोल्युटली राइट है। लोधीज ने कल बनाया था डबल डोम, कैलीग्राफी, मीनार आया, और इसको हम बोलते हैं इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। सो द राइट आंसर इज दिस डी। ये क्वेश्चन नंबर 10 है। ये जो चार हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यू शुड नो अबाउट देम। ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद एंड देन अथर्ववेद। तो इनमें मैच द फॉलोइंग है। दिस इज़ अ वेरी इजी क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस गलत नहीं होने चाहिए, ये एक सेट पैटर्न है, इनसे क्वेश्चंस आते हैं। तो जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद क्या है? ऋग्वेद इज दिस हिम्स। देन सामवेद है, साम म्यूजिक। देन यजुर्वेद है, दिस इज अबाउट रिचुअल्स। Then Atharvaved है, that is this. Atharvaved is this spells and charms. So the right option is this A. Rigved है collection of hymns. Samved है this collection of songs है mostly taken. Yajurved है, Yajurved is basically for this sacrificial formula. And then Atharvaved है, that is this spells and charms. So ये बहुत important, ये चार वेद हैं। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 10। ये होता है हिस्ट्री के 10 क्वेश्चंस। नाउ लेट अस टॉक अबाउट ज्योग्राफी। यहाँ भी मैच द फॉलोइंग है। हमने क्लास 11th एनसीईआरटी में नेचुरल वेजिटेशन बहुत अच्छे से पढ़ा है। उसमें बताया है कि हर जगह जो वेजिटेशन है, इवन कोईपन क्लासिफिकेशन भी, वो डिपेंडेंट होता है वहाँ का क्लाइमेट का टेम्परेचर क्या है और वहाँ पे दिस मॉइस्चर कितना है। तो इनको मैच करना है। कॉनिफर कहाँ पे होंगे? कॉनिफर ऐसे होते हैं, कोन होता है ना, दिस इज कॉल्ड कॉनिफर। कॉनिफर क्यों होगा? ताकि बर्फ गिर रही है ऊपर से तो यहाँ पे जमा नहीं होगी, वो नीचे गिर जाएगी, एडेप्टेशन हुआ है। तो बर्फ इनमें से कहाँ पे गिरेगी? जम्मू एंड कश्मीर में। तो कॉनिफर इज दिस 4। आपका राइट आंसर आ गया, दैट इज बी। तो इस तरीके से हमें स्मार्टनेस के साथ एमसीक्यू सॉल्व करना होता है, बिकॉज एमसीक्यू में हमेशा देखना आप, नॉलेज इज वन थिंग एंड देन प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड आर्ट ऑफ सॉल्विंग एमसीक्यू इज अनदर थिंग। दिस वी नीड टू डेवलप। ये तो होना ही चाहिए, साथ ही साथ ये भी डेवलप करना है। देन जो सेकंड है एवरग्रीन। एवरग्रीन कहाँ पे होते हैं? एवरग्रीन मतलब वहाँ पे शेडिंग नहीं हो रही है लीव्स का। ये अंडमान एंड निकोबार में होंगे, क्योंकि एवरग्रीन वहाँ होंगे जो इक्वेटर के पास होगा, बारिश ज़्यादा हो रही है। ज़ेरोफाइट्स होते हैं जो बहुत कम बारिश है वहाँ पे, तो ये ज़ेरोफाइट्स हैं। तो कम बारिश मतलब राजस्थान। डेसिडुअस मतलब लीव्स को फॉल होता है वहाँ पे, सो दिस इज झारखंड। जब ड्राई सीजन आता है तो वो शेड कर देते हैं अपनी लीव्स, सो दीज आर कॉल्ड डेसिडुअस फॉरेस्ट। सो द राइट आंसर इज दिस बी। ये कैनाल्स हैं, इनके बारे में भी यू शुड नो। कुछ इंपॉर्टेंट कैनाल्स होती हैं, जो कैनाल्स मतलब ये दो रिवर दो बॉडीज़ को कनेक्ट कर रही हैं। से ओशन हो सकता है, जैसे ये बेरिंग सी है और ये पैसिफिक ओशन है। ये रेड है, ये मेडिटेरेनियन है। ये बाल्टिक है, ये नॉर्थ है। ये कैरिबियन है और ये पैसिफिक है। तो जो बेरिंग सी और पैसिफिक ओशन को कनेक्ट करती है, इसका नाम ही बेरिंग स्ट्रेट है। ये चुपची सी यहाँ पे आ जाता है, पैसिफिक एंड दिस बेरिंग सी एंड पैसिफिक, सो दिस इज बेरिंग स्ट्रेट। रेड सी और मेडिटेरेनियन को ये जब स्वेज कैनाल हुआ था, सो दिस इज स्वेज कैनाल। कैरेबियन सी और पैसिफिक को इन पर्टिकुलर होती है ये पनामा कैनाल। सो द राइट आंसर इज दिस सी। इसका आंसर है बाल्टिक सी या नॉर्थ सी में मिलेगी आपको दिस कील कैनाल।
अब आपको बताना है डोमिनेंट इन्फ्लुएंस ऑफ क्लाइमेट जो होता है, जैसे सॉइल होती है, सॉइल में भी हमने अगेन एनसीईआरटी सॉइल चैप्टर, एक्सट्रीमली गुड चैप्टर, इसमें हमने देखा कि जो सॉइल फॉर्मेशन होता है वो डिपेंडेंट होता है पेरेंट मटेरियल पे और वहाँ का क्लाइमेट कैसा है। रेगिस्तान में अलग सॉइल है, टुंड्रा में अलग टाइप ऑफ सॉइल है, माउंटेन में अलग सॉइल है। तो क्लाइमेट जो होता है वो क्या करता है, वहाँ की सॉइल का एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप हो जाता है। तो अगर इससे क्या होगा, सॉइल का जोनेशन हो गया कि ये जोन ये अलग है, ये जोन अलग है, दिस जोन इज अलग। सो द राइट आंसर इज दिस ए। कैरेक्टरिस्टिक डेवलप हो गई है डोमिनेंट इन्फ्लुएंस ऑफ क्लाइमेट से, तो उसको हम बोलेंगे जोनल सॉइल। ये 14th है। स्पेशली हाई एंड लो टाइड्स होते हैं। टाइड्स क्यों होते हैं, बिकॉज दिस ग्रेविटेशनल पुल, समुद्र पानी भरा हुआ है, ये पानी ऊपर नीचे ऐसे होगा तो जो शोर है वहाँ पे पानी ऐसे अप्रोच करेगा एंड देन फिर रिसीड भी करेगा। हाई एंड लो टाइड्स है दैट अकर नियर द टाइम ऑफ न्यू एंड फुल मून। न्यू और फुल मून पे बनते हैं ये, तो उनको कौन से टाइड बोलेंगे। सी, जैसे ये अर्थ है, ये सन कांस्टेंट है, मून अगर यहाँ पे आ गया तो इधर ये पुल कर रहा है अर्थ का पानी, सन इधर पुल कर रहा है, मून भी इधर पुल कर रहा है, तो दोनों का कन्वर्जेंस हो गया, तो ज़्यादा टाइड का यहाँ पे दिस बल्ज ज़्यादा हो जाता है। और यही मून अगर यहाँ पे आ गया तो दिस सन तो कांस्टेंट है, इधर होगा, मून इधर होगा, तो इन दोनों के नाम डिफरेंट होते हैं। ये जो पहला केस है दैट इज स्प्रिंग और नीप मतलब दिस 90 डिग्री। सो यहाँ का राइट ऑप्शन होगा दिस ए। ऐसा बीच बताइए जहाँ पे पानी जो टाइड के टाइम पे इतना पीछे हो जाता है कि वो डिसअपियर हो जाता है किलोमीटर्स तक। किटकैट का एड, नेम दैट द नेम ऑफ दैट बीच, वो भी दिस टाइड्स के कारण ऐसे पीछे पानी रिसीड हो जाता है बहुत किलोमीटर्स तक। सो यहाँ राइट आंसर है दिस स्प्रिंग टाइड। ये विंड्स हैं, कुछ तो होती है जो परमानेंट विंड्स होती हैं जैसे वेस्टर्लीज और ट्रेड विंड्स, ये होती है लोकल विंड्स, ये वार्म हो सकती है, हॉट हो सकती है और दिस कोल्ड भी हो सकती है। मैच द फॉलोइंग है। लू क्या है, ये हॉट विंड है। लू कहाँ पे चलेगी, लू चलेगी दिस नॉर्थ इंडिया और यहाँ पाकिस्तान वाले एरिया में। सो दिस इज 1 is 3, 1 is 3 मतलब ऑप्शन इज बी। समून कहाँ पर है, हरमटन कहाँ पर है, बोरा कहाँ पर है। हरमटन हमें पता है, डॉक्टर बोलते हैं इसे बिकॉज मॉइस्चर बहुत ज़्यादा रहता है, हरमटन आती है यहाँ पे, एवरीथिंग फील गुड होता है, दैट इज दिस वेस्ट अफ्रीका। देन बोरा, बोरा फॉर्मर यूगोस्लाविया, एंड देन सामून, सामून इज इन ईरान। सो द राइट आंसर इज दिस बी। बी इज द राइट आंसर। लू है पाकिस्तान, देन सामून है ईरान में, हरमटन है दैट इज देन वेस्ट अफ्रीका, और बोरा इज फॉर्मर यूगोस्लाविया। ये कैटाबैटिक है, नीचे से उतर के आएगी, सो दैट इज बोरा। ये अब हम आते हैं इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स में ये दो बैंक बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने पढ़ा था ब्रेटन वुड सिस्टम था, इनका वेटेज अभी थोड़ा कम हो रहा है, रीजनल प्लेयर्स भी आ रहे हैं जैसे AIIB हो गया, देन फिर ब्रिक्स का भी बैंक है। तो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बैंक है, ये एक मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक है। इसका एम होता है टू सपोर्ट करना बिल्डिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, कहाँ पे, एशिया पैसिफिक रीजन पे। एशिया और पैसिफिक मतलब चाइना, दिस पैसिफिक ओशियन इस साइड पे, तो एशिया पैसिफिक रीजन और यहाँ पे डेवलपमेंट को सपोर्ट करना इंफ्रास्ट्रक्चर को, नाम ही लिखा है इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडिया और जापान ये होल्ड करते हैं टॉप 5 लार्जेस्ट सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर ऑफ द बैंक रेस्पेक्टिवली। सबसे ज़्यादा तो नो डाउट चाइना है, बट इंडिया और जापान भी टॉप 5 में आएंगे वहाँ पे, तो इज़ इट ट्रू। हेडक्वार्टर जो है AIIB का वो है बीजिंग में, बीजिंग में AIIB का हेडक्वार्टर है बीजिंग में। इसमें से करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सी। ये जो सेकंड स्टेटमेंट है ना, ये गलत है, क्योंकि टॉप 5 का सवाल ही नहीं उठता है, बिकॉज जापान ने AIIB ज्वाइन ही नहीं किया है, तो जापान इज नॉट अ मेंबर ऑफ AIIB। सो द राइट आंसर इज दिस बी। द राइट आंसर इज दिस बी, 1 and 3। अब है ये वेयर हाउस रिसीट्स। ये वेयर हाउस रिसीट्स मतलब जैसे आपने फसल हुआ, आपने उसे वेयर हाउस में डिपॉजिट किया, वहाँ से आपको रिसीट मिल जाएगी कि इतना सामान आपका वहाँ पे रखा हुआ है। वेयर हाउस रिसीट्स हैं, ये डॉक्यूमेंट्स होते हैं इशूड बाय वेयर हाउस टू डिपॉजिटर्स अगेंस्ट द कमोडिटी। जिन्होंने डिपॉजिट किया कमोडिटी, तो उनको एक रसीद मिल गई, डिपॉजिटेड इन द वेयर हाउस में। वेयर हाउस रिसीट्स इशू होती है बाय रजिस्टर्ड वेयर हाउसेस से। ये हेल्प करती है फार्मर्स को टू सीक लोन फ्रॉम बैंक अगेंस्ट द रिसीट। मतलब फार्मर्स क्या करेंगे, इन्होंने सामान यहाँ पे डिपॉजिट किया फसल, जो इनको रसीद मिला, इस रसीद के बिहाफ में ये बैंक से लोन ले सकते हैं। ये प्रोविज़न है अब। सो ये करेक्ट है एंड ये भी करेक्ट है। सो द राइट आंसर इज दिस सी, दीज टू आर राइट। ये इसलिए करेक्ट किया गया बिकॉज क्रेडिट फैसिलिटी मिल पाए देन फार्मर्स को। ये इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि क्रेडिट उनको ईजिली मिले। तो वेयर हाउस में अगर उन्होंने फसल जमा कराया है, उसके बिहाफ में वो
बैंक से लोन ले सकते हैं। सो दिस इज़ ट्रू। हम पढ़ते हैं जब भी इकोनॉमिक्स में बात आती है तो एक आती है कैपिटल का और दूसरा आता है ये लेबर का, कैपिटल और लेबर। तो जो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री होती है उसकी डेफिनेशन क्या होती है? मतलब वहाँ पे हार्ड मैनुअल लेबर है, मतलब बहुत काम हो रहा है, मैनुअल लेबर बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो उसको लेबर इंडस्ट्री बोल देंगे। वहाँ पे एडिक्वेट वेजेस पे की जाती है लेबर को, वहाँ पे ज़्यादा हैंड्स हैं, ज़्यादा लेबर है और प्रोवाइड्स करती है फैसिलिटीज़ टू लेबर। तो जो डेफिनेशन है, अगर हम स्टैंडर्ड डेफिनेशन देखें तो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री वो होती है जहाँ पे जो लेबर फोर्स है वो ग्रेटर देन कैपिटल होगा, मशीन्स एंड ऑल, कैपिटल से ज़्यादा लेबर होगा, मतलब एम्प्लॉय मोर हैंड। सो द राइट आंसर इज दिस सी, एम्प्लॉयज मोर हैंड, सी। ये बात आती है नॉमिनल कैपिटल की। कंपनीज एक्ट 2013 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बारे में हमने शॉर्ट नोट भी देखा है, प्रिपेयर इट थॉरोली, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कंपनीज एक्ट 2013, इसमें एक टर्म आता है नॉमिनल कैपिटल। तो नॉमिनल कैपिटल हम किसको बोलेंगे? ये वो पार्ट ऑफ कैपिटल है विच हैज़ बीन कॉल्ड फॉर पेमेंट, जिससे पेमेंट होता है। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी, शेयर्स से उन्होंने जितना पैसा रेज किया है तो वो नॉमिनल कैपिटल है। सच पार्ट ऑफ कैपिटल विच हैज़ बीन रिसीव्ड बाय अ कंपनी फ्रॉम इट्स शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर्स से जो पैसा रिसीव हुआ वो नॉमिनल कैपिटल है। सच कैपिटल एज द कंपनी इशू फ्रॉम टाइम टू टाइम फॉर सब्सक्रिप्शंस, आईपीओज एंड ऑल आते हैं, सब्सक्रिप्शंस आते हैं, तो उससे जो पैसा आया वो होगी जो टाइम टू टाइम आ रहा है। इसका करेक्ट डेफिनेशन जो होगा नॉमिनल कैपिटल का वो होगा बी। ये वो सारा पैसा होता है कैपिटल का जो शेयर, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी जो इन्होंने यहाँ पे रेज किया है देन शेयर होल्डर्स मार्केट से, दैट इज कॉल्ड दिस नॉमिनल कैपिटल। शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी जो होगा दैट इज कॉल्ड दिस नॉमिनल कैपिटल। ये क्वेश्चन नंबर 20 है। नंबर ऑफ टाइम्स, जैसे हम इकोनॉमी में हमेशा बोलते हैं सर्कुलेशन ऑफ मनी होना चाहिए, मनी कभी भी स्टैग्नेंट नहीं होना चाहिए, ये घूमते रहना चाहिए, तो दैट इज गुड फॉर इकोनॉमी। तो नंबर ऑफ टाइम्स कितने बार यूनिट मनी एक्सचेंज किया है हैंड्स, मतलब इधर से इधर ऐसे ट्रांसफर हुआ है ड्यूरिंग अ यूनिट पीरियड, एक स्टैंडर्ड फ्रेम में, यूनिट पीरियड ऑफ टाइम में, इसको हम क्या बोलेंगे? वेलोसिटी है सर्कुलेशन ऑफ मनी की, फेस है सर्कुलेशन ऑफ मनी का, ट्रांजैक्शन वेलोसिटी है मनी की, या इनकम वेलोसिटी है मनी की। तो हम इसमें क्या बोलेंगे, कितने बार मनी एक्सचेंज हुआ है इस फिक्स्ड टाइम में? द राइट आंसर इज दिस ए, वेलोसिटी है सर्कुलेशन ऑफ मनी का, दिस इज ए। तो ये इकोनॉमिक्स के 5 क्वेश्चंस हैं। नाउ लेट अस कम टू द करंट अफेयर्स। ये साइंस का क्वेश्चन है। सॉलिड मटेरियल जो होता है ये पास होगा डायरेक्टली वेपर में, स्टेट में, जो स्टेट्स होती है मैटर की, जो हम यूजुअली सॉलिड लिक्विड गैस होता है, एडवांस में हम और इसको प्लाज्मा बोस-आइंस्टीन स्टेट ऑफ मैटर भी हो सकता है। यहाँ सॉलिड में हम सॉलिड लिक्विड और गैसेस कंसिडर कर रहे हैं, तो यहाँ डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट हो गया है, सॉलिड था वो सीधा सीधा वेपर में हो गया, वेपराइज हो गया। सॉलिड मटेरियल पासेस डायरेक्टली इनटू वेपर स्टेट, तो इसको हम क्या बोलेंगे? कंडेंसेशन, सब्लिमेशन, वोलाटाइलाइजेशन या फिर कन्वेक्शन। तो कंडेंसेशन जो होता है वो रेंस का होता है, रेंस में हम देखते हैं ये वाटर वेपर्स होती है, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, पानी गिरता है, तो दिस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। वोलाटाइल जब ये होता है जब वो डिफ्यूज्ड है यहाँ पे, वो डायरेक्टली ऊपर डिजॉल्व चीज़ ऊपर डिफ्यूज़ हो गई है, दैट इज कॉल्ड दिस वोलाटाइल, वो डायरेक्टली वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है। कन्वेक्शन मतलब होता है जैसे विंड होती है, विंड कैरी होती है, ट्रांसफ़र करती है हीट और वो खुद कैरी होके जाती है एक प्लेस से दूसरे प्लेस में। जो हॉटर विंड होती है वो ऊपर की तरफ कन्वेक्शन ऐसे मूव होता है। द राइट आंसर इज दिस सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में क्या होता है, जो सॉलिड है वो डायरेक्टली वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, सो दिस इज सब्लिमेशन। ये है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। अभी एक और रिपोर्ट आई है जो जंक हो गई है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। एनुअल पब्लिकेशन किसका होगा? इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IBRD वर्ल्ड बैंक का है ये। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, UNDP डेवलपमेंट UNDP वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये तो ट्रेड है, IMF वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट निकालती है क्या? सो द राइट आंसर इज दिस ए, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IBRD वर्ल्ड बैंक ग्रुप, सो दिस इज ए। ये 23rd है। आइडेंटिफाई करिए नेशनल पार्क को। नेशनल पार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइगर रिजर्व्स बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली अगर वो नॉर्थ ईस्ट में है तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेशनल पार्क बेस्ड ऑन द फॉलोइंग फीचर, ये पार्ट है वर्ल्ड
हॉटेस्ट हॉटस्पॉट ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, यहाँ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, हॉटस्पॉट भी है, थ्रेटेंड है, हॉटेस्ट हॉटस्पॉट है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का। ये होम है यूनिक थ्रेटेंड और एंडेंजर्ड स्पीशीज होती हैं जिनका नाम है लायन टेल्ड मकाक। लायन टेल्ड मकाक यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे रिवर है तुंगा, भद्रा, नेत्रावती, ये ओरिजिनेट होती है हार्ट ऑफ द नेशनल पार्क से। अब वो क्या है, कुदेरमुख, बांदीपुर, मुद्दुमलाई या साइलेंट। साइलेंट मुद्दुमलाई तो नीचे नहीं होगा, इन दोनों में कंफ्यूजन हो सकता है, कुदेरमुख या बांदीपुर में। सो द राइट आंसर इज दिस ए, कुदेरमुख नेशनल पार्क है ये। दिस इज कुदेरमुख नेशनल पार्क। ये क्वेश्चन नंबर 24 है। ये ऐसे कई बार टर्म्स आ जाते हैं, जैसे ये हर्पेटोलॉजिस्ट है। हर्पेटोलॉजिस्ट है, ये क्या होते हैं, जैसे बर्ड्स का हमने कई बार देखते हैं अपन, तो ये हर्पेटोलॉजिस्ट है। हर्पेटोलॉजिस्ट क्या होते हैं, फिशेस के लिए होते हैं, बर्ड्स के लिए होते हैं, इंसेक्ट्स के लिए होते हैं, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स के लिए होते हैं। अभी हम ये टर्म हमने यूज़ किया था न्यूज़पेपर में जब हम बहुत ज़्यादा पढ़ रहे थे अबाउट दिस ऑलिव रिडली टर्टल्स के बारे में। सो ये होता है डी, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स जो होते हैं हर्पेटोलॉजिस्ट यहाँ पे होता है, दैट इज 24। अब ये नंबर 25 है, ये फिर से मून आ गया। अब हम बात कर रहे हैं सुपर मून। अभी कुछ टाइम पहले एक आया था रेड सुपर मून हुआ था, सुपर मून था वो। सुपर मून का मतलब होता है वो मून बहुत बिगर इन साइज दिख रहा है, यूजुअल साइज जो मून का है उससे ज़्यादा बिगर है, और यहाँ पे बिकॉज उस पर शेड्स आ जाते हैं, डस्ट एंड ऑल, तो वो रेड भी दिखने लग जाता है। तो दिस इज सुपर मून। सुपर मून फिनोमिनन कब होगा, ये फिनोमिनन तब होगा जब वो फुल मून है और न्यू मून है एट अपोजी पे। जब फुल मून है या फिर नया मून बना है उस टाइम पे सुपर मून फिनोमिनन होना ज़रूरी होता है, क्योंकि उस टाइम पे बिगर इन साइज होगा। फुल मून इन केस ऑफ सुपर मून जो होता है ये 12% लार्जर होता है और ब्राइटर होता है देन एवरेज फुल मून से। इस टाइम पे मून का साइज इज बिगर, ह्यूज है, 12% लार्जर है। तो द राइट आंसर इज यहाँ पे क्या पूछा है, फॉल्स। फॉल्स अबाउट सुपर मून, फॉल्स स्टेटमेंट पूछा है। तो जो सेकेंड स्टेटमेंट है ये तो एब्सोल्युटली करेक्ट है, तो ये आंसर नहीं होगा, बट दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। फुल मून जो है दैट इज ओके, बट यहाँ लिखा है अपोजी। दो वर्ड्स होते हैं अपोजी और पेरिजी। तो जो पेरिजी होता है इसका मतलब है नियर, तो जब नियर है तभी तो वो बड़ा दिखेगा, सुपर मून होगा। सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सो द राइट आंसर इज दिस ए, ओनली वन। तो 25th दिस इज अबाउट सुपर मून कॉन्सेप्ट। 24th है दिस हर्पेटोलॉजिस्ट। देन हमने पढ़ा नेशनल पार्क, ये कुदेरमुख नेशनल पार्क है। देन दिस इज अबाउट वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट IBRD, ये हमने देखा कंडेंसेशन, सब्लिमेशन, वोलेटिलाइजेशन एंड दिस कन्वेक्शन। ये है अबाउट दिस वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी क्या होता है। नॉमिनल कैपिटल का डेफिनेशन कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग, और लेबर इंटेंसिव है, मतलब लेबर इज ग्रेटर देन कैपिटल। देन ये वेयर हाउस रिसीट्स है, इससे आप इशू कर सकते हो बैंक लोन्स भी। जापान इज नॉट अ मेंबर ऑफ दिस AIIB। और ये मैच द फॉलोइंग था, दिस इज अबाउट लोकल विंड्स। ये है न्यू एंड फुल मून जो होता है, टाइड्स, स्प्रिंग टाइड एंड नीप टाइड। दिस इज अबाउट डोमिनेंट इन्फ्लुएंस ऑफ क्लाइमेट, जो उसको बोलते हैं जोनल। तो जोनल सॉइल्स होती है, इंट्रा जोनल इस टाइप की होती है। कील कैनाल है दिस बाल्टिक एंड नॉर्थ सी में। ये वेजिटेशन है। कोएपन क्लासिफिकेशन हमने अभी कॉन्सेप्ट्स में देखा था न्यूज़पेपर में, वेरी गुड। इवन NCERTs में भी ये काफ़ी अच्छे से वहाँ पे एक्सप्लेन किया है। कोएपन क्लासिफिकेशन, हैव अ लुक, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार ये सिंबल्स पूछ लेते हैं, ये डायरेक्ट CA कहाँ पे मिलेगा, दिस मेडिटेरेनियन एंड ऑल, दिस इज़ इंपॉर्टेंट। ये देन 4 वेद ये हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देन दिस इज़ अबाउट इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। अगेन जो NCERT चैप्टर है ना इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का, एक्सट्रीमली गुड चैप्टर है, बहुत अच्छे से उसमें सारे फीचर्स यहाँ पे मेंशन्ड है। ये पीजेंट मूवमेंट है, ये बेसिकली लोकल लैंडलॉर्ड्स के लिए था। ये मुगल एरा पेंटिंग है। ये मनुष्य बुद्धा में ये जो दीपांकर हैं ये पहले हैं, फिर गौतम है, फिर आएंगे दी मैत्रेय बुद्धा। जोनल काउंसिल एंड पार्लियामेंट स्टेटमेंट। देन दिस इज अबाउट दिस फाइनेंशियल इमरजेंसी। ये है मैच द फॉलोइंग जजेस, Public Service Commission. So this is set number 17, 29th of August 2020. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.